साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा संभावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग टीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है वो जीएस से संबंधित है और ये जीएस आपका चाहे आरओ एआरओ का हो, चाहे आपका आगामी पीसीएस की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको इसी दृष्टिकोण से देखिएगा। तो इसमें कुल 140 प्रश्न हैं। इन 140 प्रश्नों को हम लोग 2 पार्ट के तहत कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ जब इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा तो इसके बाद आपको इस टेस्ट सीरीज का या इस टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। आप वहाँ से जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? तो भाग 18 में किया गया। किस में किया गया? भाग 18 में किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है और भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें दी गई हैं। उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? तो आपात की उद्घोषणा 3 आधारों पर हो सकती है। कौन कौन सी? पहला तो युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर और तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। ठीक है, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, जिसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो 3 चीजें हैं, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। BCD अर्थात आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 लिखा, 4 नहीं है, डी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसे किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में यह चीज़ जोड़ी गई थी। अगला है, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ठीक है, उल्लेखनीय कि यह आपातकाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से घोषित किया गया था। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? तो 30 दिनों के भीतर। यदि 30 दिन या 1 महीने के भीतर, आप जो बेयर एक्ट वहाँ पढ़ेंगे तो 1 महीना लिखा होगा। ठीक है, 1 महीना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं राष्ट्रपति, और बताना इन दोनों में से कौन सा सत्य है। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है? बिल्कुल नहीं, कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। पहला गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा पहला आपका गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। पहला, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ जो है मतलब केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। दूसरा, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा, संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। तो 3 की तीनों चीजें सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों कथन सत्य हैं। अगला है, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? कितने समय तक? 6 माह तक लागू रहती है। आपात की उद्घोषणा 6 माह तक, 6 माह करके इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं है, राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 358 और 359 दोनों में किया गया, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, 358, 359 दोनों में किया गया। अगला है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के होना चाहिए यहाँ पर। तो 2 चीजें हैं, दोनों में से बताना है कौन सत्य है। पहला, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी, ये कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता नहीं, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? तो ये अधिकतम 3 वर्षों तक, 6 माह करके अधिकतम 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है। अगला है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हो चुकी है अब तक? एक बार भी नहीं हुई है। आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? राजमन्नार, सरकारिया, पुंछी आयोग, ये तीनों के तीनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। परंतु ताराकुंडे समिति जो है ये इसका संबंध चुनाव सुधार से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? ये अनुसूची की थी वेंकट चलैया समिति ने। किसने? वेंकट चलैया समिति ने की थी। एक समिति के माध्यम से इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। अगला है, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नहीं, ये आपका नगरीय स्थानीय शासन के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में 73वां है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, ये कथन आपका सही है। सी, ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जाता है। नहीं, एक से अधिक गांव हो सकते हैं। तीसरा, डी ऑप्शन, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण मूल्यांकन करती है, निरीक्षण व मूल्यांकन करती है। देखिए, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था तथा ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत कार्यों के निरीक्षण मूल्यांकन करती है, ना कि ग्राम पंचायत करती है। तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन सा कथन असत्य है इन चारों में से? तो पहला देखिए, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये कथन सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है। सी, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, ये कथन आपका गलत है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन से के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है तथा पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। डी, पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निश्चित निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो कितने शेष अवधि के लिए कार्य करेगी? कितने के लिए? शेष अवधि के लिए कार्य करती है। परंतु ये भी ध्यान रखिएगा, यदि कार्यकाल में केवल 6 माह शेष बचा हुआ है तो उस 6 माह के लिए जो है निर्वाचन नहीं कराया जाता है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। कितने हैं? 33% पद आरक्षित होने चाहिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। एक पंचायत के भंग होने के बाद कितने माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए? 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, 6 माह के। अगला है, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम कौन है? तो ये है आपका राज्य का राज्यपाल, वो सक्षम होता है। आगे बढ़ते हैं, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? 18 विषयों का, जबकि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में या पंचायती राज के बारे में 29 विषय हैं। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो ये आपका मद्रास में हुआ था, मद्रास में 1687-88 में हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात 1726 में मुंबई था, कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए थे। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान व संरक्षण दिया गया? तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 19 में 19(1) सी में संशोधन किया गया था। आगे चलते हैं, निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? ये संस्तुति की थी पीके थुंगन समिति ने। पीके थुंगन समिति ने 1988 में, 1988 में। आगे बात करते हैं, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित? कौन सा भाग जो है सहकारी समितियों से संबंधित? तो भाग 9 बी कह सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 1952 को हुई थी। ठीक है, अगला है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम
अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उदाहरण किसके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस प्रकार के मामलों की? स्पेशल लीव पिटीशन की मामले सर्वाधिक हैं। इसके लगभग 85% मामले लंबित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है 4 में से? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत आती है, सही है। तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 131 में आती नहीं। तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में आती है, तो बी वाला सही नहीं है, बी कथन आपका सही नहीं है। जबकि जो ये 131 है, इसके तहत क्या आता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता जो है 131 में आती है, तो बी सही नहीं है। सी, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किसके परामर्श से करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 222 के तहत। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? तो ये था प्रीवी काउंसिल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो कौन होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश होगा वो नियुक्त होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो देखिए, स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, नहीं, ये गलत है। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, ये सही है। तीसरा, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, ये भी सही है। न्यायाधीश द्वारा बिना भय व भेदभाव के अपना कार्य करना, ये भी सही। तो 2, 3, 4, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्या क्या? तो इसके तहत मौलिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये सभी के सभी आते हैं, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो उस समय प्रधान न्यायाधीश PN भगवती थे। ठीक है, तो इसका जो श्रेय है वो PN भगवती जी को ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और बताना है उपयुक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, पहला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है, सही है। 233। दूसरा, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित न्यायालय और उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए, कौन सा इसमें से गलत है? तो देखिए, पहला आपका जो है कोलकाता हाईकोर्ट के तहत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, सही है। केरल हाईकोर्ट के तहत केरल और लक्षद्वीप, सही है। मुंबई हाईकोर्ट के तहत महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट अपना अलग से है जिसके अंतर्गत कर्नाटक आएगा। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो ये क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, कौन सा गलत कथन है? 4 में से। पहला, वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, ये योग्यता के तहत नहीं आता है। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये होना चाहिए। तो बी वाला सही नहीं है। एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये सही है। ठीक है,
तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है? तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये कहा गया अनुच्छेद 215 के तहत कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। जबकि 127 में जो है वो क्या है, तदर्थ न्याय मूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन आपको दिए गए, बताना है कौन सा सही है। पहला, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, कथन सही है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित, ये 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है क्वेश्चन, अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। 3 चीजें दी गई हैं, 3 बातें कही गई हैं, बताना है इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। पहला, निर्वाचक नामावली तैयार करना, सही है। निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, ये तीनों के तीनों कार्य किए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग में, ये किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है, राज्यों को सलाह दे सकता है, कब दे सकता है? तो जब राज्यपाल के अनुरोध पर यह सलाह दे सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है? मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग को माना गया है। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो हटाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता है, नियुक्त राज्यपाल करता है, हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया, वित्त आयोग का, ये सही है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, ये भी सही है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न से कौन थे? तो केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, केसी नियोगी 1951 में, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न से कौन सा संशोधन किया गया? कौन सा संशोधन किया गया है? तो 89वां संशोधन किया गया, 89वां, ठीक है, 2003 में, और 338 का जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, सही। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता नहीं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक आप देखेंगे तो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किया गया संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से किया गया। आगे चलते हैं, अगला है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में किया गया था, वर्ष 1964 में, और इसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिशों के बाद किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधित प्रावधान आपके किए गए हैं किसमें? तो देखिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत किए गए, 5 से 11 तक, इसमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? कौन से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, आपका लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 16 में दिया गया है। दूसरा, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है
ये भी आपको केवल आर्टिकल 29 और 30 में नागरिकों को दिया गया है। विधि के समझ समता ये नागरिक और अनागरिक दोनों को दिया गया है, ठीक है। तो पहला दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन बताना है उपयुक्त दो कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था, दो के दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बताना है कौन सही नहीं है ना, इसलिए डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दोनों में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 और 28 नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक में है। यहाँ पर डी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ कर सकता है? तो ये कार्य कर सकता है किसके माध्यम से? परमादेश रिट के माध्यम से। परमादेश रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक पदाधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ कर सकता है, ठीक है, करता है। तो यहाँ पर ये तीन के तीनों नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? कैसे शिक्षा संस्थानों में? तो राजनीति से पूर्णतया पोषित संस्थान में। राजनीति से पूर्णतया पोषित संस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तीन कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति के बारे में। तो ये 34 में नहीं है, 33 में। 33 में मूल शक्तियों को, अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति के बारे में। 34 में क्या है? मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों गलत हो गए, ठीक है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों को बंधों को प्रभावित करने के लिए विधान, तीसरा सही है, तो पहला दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? तो इसकी व्यवस्था जो है आपका किया गया था किसमें? संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में ये शामिल था। ये 19(1) चा के तहत किया गया था, चा के तहत, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत अब एक ये क्या है? एक विधिक अधिकार है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।